हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, ये एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है जो है NCERT सीरीज़। ये स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तैयार की जा रही है और इसी के साथ साथ जितने भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स, उन सभी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज़ के अंदर आपको 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जितनी भी NCERT बुक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी इसके अंदर आपके कवर किए जाएंगे। उसके बाद में ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए ये फ्री है। हो सकता है हम इसको फ्यूचर में इसको पेड कोर्स कर दें, तो जितना हो सके इससे आप बेनिफिट लीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो आपको NCERT के लिए और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सब कुछ इसके अंदर जो है क्लियर हो जाएगा। आपको जो है इस सीरीज़ के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, अभी हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। इस सीरीज़ के अंदर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज भी। दूसरे नंबर पर आता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बारे में भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। और इसके साथ साथ हर एक टॉपिक वाइज जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे उसके अंदर कुछ और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो कि आपको बुक के अंदर नहीं दिए गए होंगे, उनके बारे में भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आपको और कहीं से भी NCERT को पढ़ने की जरूरत ना पड़े और इसी सीरीज से आप जो है अपनी कंप्लीट NCERT कर सकें। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब चीज़ें आपको हैंड टू हैंड NCERT के साथ में बताई जाएंगी। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही सीरीज जो है फ्री है। कुछ टाइम के बाद इसको पेड कर दिया जाएगा, इसलिए आप इससे जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इनको शेयर करें, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो ये था हमारा ओवरव्यू इस कंप्लीट सीरीज़ के बारे में। और भी बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो है टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर आप सभी जो है अपनी कंप्लीट NCERT का जो सिलेबस है, जो NCERT की जो स्टडी है, वो आप बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि फ्यूचर में भी इसी तरह की टाइम टू टाइम जो है सीरीज़ में वीडियोस आती रहेंगी जो आपके पास मिस ना हो। अगर आप कुछ टाइम बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी एक साथ सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर जब तक कि ये फ्री है उस टाइम तक, जैसे ही ये पेड हो जाएगा उसके बाद से आप जो है इसको नहीं देख पाएंगे वहाँ पे, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को देख पाएंगे। दोस्तों, हमारी जो है 6th क्लास की NCERT ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल की सीरीज़ अभी फिलहाल चल रही है। हमने कल जो है इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने सौरमंडल, सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। क्षुद्र ग्रह पट्टी, खगोलीय पिंड, इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 के अंदर। आज का जो हमारा चैप्टर का नेम है वो है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। अब हम इस चैप्टर के अंदर हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ग्लोब क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम किसी भी कंट्री का टाइम जोन किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से मैप्स के अंदर लोकेशन को बताया जाता है, टाइम जो है वो किस तरह से डिवाइड किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। हम इसके अंदर 6th क्लास के स्टूडेंट की तरह डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह डिस्कस करेंगे। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कराने की। तो जो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे, ज़्यादा थ्योरेटिकल हम नहीं जाएंगे। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना थ्योरी पढ़े ही मैं आप सभी को इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बने रहें इस वीडियो के साथ में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने एस्पिरेंट्स के साथ में। सबसे पहले बात आती है ग्लोब। देखिए फ्रेंड्स, ग्लोब क्या होता है आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है ग्लोब। ग्लोब एक्चुअल में होता क्या है? ग्लोब होता है जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसका एक वास्तविक प्रतिरूप, मतलब कि बिल्कुल असली अर्थ होती है, लेकिन वो थोड़ी छोटी होती है, सिर्फ समझने के लिए, समझाने के लिए, ताकि हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। आप यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाई गई है, अक्ष। अब ये अक्ष क्या होता है? अक्ष को बोला जाता है एक्सिस, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर ये पृथ्वी जो है घूमती है। अब इस अक्ष को किस तरह से डिसाइड किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, हमारे पृथ्वी के हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर होता है हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पर होता है हमारी पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध, मतलब कि साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली एक रेखा, एक सेंटर पॉइंट, एक सेंटर लाइन, उसी को बोला जाता है अक्ष या एक्सिस, जिसके ऊपर जो पृथ्वी जो है घूमती है। इसी वजह से जो हमारे दिन रात होते हैं। एक बात जो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात यह है
कि ये जो ग्लोब बनाया जाता है ये थोड़ा सा बेंड क्यों बनाया जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा क्यों बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा झुका हुआ है, ये पूरा स्ट्रेट नहीं है। हम चाहें तो इसको इस तरह भी बना सकते थे, मान लीजिए ये हमारा एक्सिस होता और ये हमारी पृथ्वी होती, तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते थे, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा बेंड क्यों बनाया है, इसका रीज़न क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, और ये जो है 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है अपने ही अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और हम सभी को लगता है कि ये हमारा एक्सिस हो जाएगा और ये जो पृथ्वी है ये हमारी इस तरह से घूमती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअल में घूमती कैसे है, ये देखिए जैसा इसके अंदर दिखाया गया है आपको ग्लोब के अंदर, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा यहाँ पे एक्सिस आता है, क्योंकि ये जो है 23.5 डिग्री यहाँ पर झुकी हुई है अपने एक्सिस के ऊपर, और ये जो है इस तरह से घूमती है थोड़ी सी बैंड होकर के। यही रीज़न होता है कि जो ग्लोब है वो हमारा थोड़ा सा घुमावदार बनाया जाता है। ग्लोब के बारे में आपको इतनी जानकारी यहाँ से लेनी चाहिए, और इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी हम आगे बात करते हैं। अब बात आती है अक्षांश और देशांतर। हम ग्लोब को पढ़ चुके हैं, अब बात आई है हमारी अक्षांश और देशांतर की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी हमारी गोल है। इस गोल पृथ्वी के ऊपर हमें अगर अपनी लोकेशन किसी को बतानी पड़े तो हम किस तरह से बता सकते हैं। इसी चीज़ की ज़रूरत को देखते हुए हमें जो है अक्षांश और देशांतर की ज़रूरत पड़ी है, जिससे कि हम किसी भी चीज़ की एक्यूरेट लोकेशन का पता कर सकें। तो इसीलिए अक्षांश और देशांतर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं, किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ये हमारा होता है नॉर्थ पोल और ये हमारा होता है साउथ पोल, और इसी के बीच में एक सेंट्रल लाइन मानी गई है, एक सेंट्रल सर्कल माना गया है। जिस तरह से अभी हम यहाँ पर एक ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, ये हमारा होता है विषुवत वृत्त, मतलब कि जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पर आपको ये जो हिस्सा है हमारा, ये होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये जो हिस्सा होता है हमारा ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को, उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत वृत्त बोला जाता है। ये हमारा होता है 0 डिग्री। और इसी के साथ साथ जब ये 0 डिग्री का विषुवत वृत्त हमने ले लिया है, इसी के साथ में इसके पैरेलली बहुत सारी रेखाएं बनाई जाती हैं, बहुत सारे वृत्त बनाए जाते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है अक्षांश। क्योंकि यही रेखाएं जो हैं, जो हिस्सा हमें पृथ्वी का इस डायग्राम के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है वो इसके पीछे भी गया है। तो इस तरह से ये जो सर्कल है पूरी पृथ्वी पर बने हुए हैं। आप अभी इसको और अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हम इस एरिया को देखना चाहें अलग से, तो हम देख सकते हैं कि ऊपर से पृथ्वी हमारी कैसी दिखाई देती है। यह अगर हम नॉर्थ पोल से देखते हैं तो ये एक सर्कल होगा, ये उसके बाद एक और सर्कल होगा, ये उसके बाद एक और सर्कल होगा। तो ये वाला जो एरिया है वो ये है एक्चुअल में नॉर्थ पोल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये जो रेखाएं हैं इनको समझ पा रहे होंगे। इन्हीं को बोला जाता है अक्षांश या फिर लैटिट्यूड। अक्षांश जो हैं यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के यहाँ 90 डिग्री तक जाते हैं। 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल भी होता है और 90 डिग्री पर ही साउथ पोल होता है। मतलब कि अगर हम उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं 90 डिग्री तक तो वो नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर हम दक्षिण दिशा में जाते हैं तो वो साउथ पोल बनेगा। जैसे यहाँ पर होता है हमारा 0, यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, और यहाँ पर जाकर के ये जो है 90 कंप्लीट हो जाता है। अभी एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि जो हमारा ये सर्कल होता है, सबसे बड़ा सर्कल होता है विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर, क्योंकि ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर होता है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे इस वृत्त का जो आकार है वो छोटा होता चला जाएगा, और यहाँ पर जब पोल के ऊपर हम पहुँच जाएंगे तो ये सबसे छोटा आकार हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब हम दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे तो जो है हम जो साउथ पोल पर हम जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा वृत्त होगा। ये बात आपको जो है इसके साथ में ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से लेकर के नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो वृत्तों का आकार जो है वो छोटा होता चला जाता है। इसी के साथ में आपको और बातें जो इसके साथ में ध्यान रखनी है अक्षांश के लिए, वो हम अभी बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश और भी हैं जो स्टैंडर्ड अक्षांश है, जिनको हमें याद भी रखना पड़ेगा, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ये था हमारा 0 डिग्री। उसके बाद हम एक यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये होगा हमारा 23.5 डिग्री। इसके बाद हम नीचे भी ड्रॉ करते हैं, ये भी होगा हमारा 23.5 डिग्री। एक इसके ऊपर भी होगा 66.5 डिग्री, इसके नीचे भी होगा 66.5 डिग्री। देखिए ये जो 0 डिग्री वाला है, इससे हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो भी 90 डिग्री तक ही जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो भी 90 डिग्री तक ही जाएंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो डिग्री हैं वो सेम रहेंगे, जो इनके एंगल हैं वो सेम रहेंगे। तो ये जो 23.5 डिग्री का जो होता है
ये होती है हमारी कर्क रेखा। जो 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ होता है ये होती है हमारी मकर रेखा। इतनी बातें आपको इसके साथ में ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो 90 डिग्री पर जब हम पहुँच जाते हैं तो ये हमारा होता है नॉर्थ पोल, और जब हम 90 डिग्री साउथ में पहुँच जाते हैं तो ये होता है हमारा साउथ पोल। इसके बारे में हम और भी अभी आगे बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये है हमारा विषुवत वृत्त, आप यहाँ पे देख सकते हैं विषुवत वृत्त यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारी जो है पृथ्वी की सेंटर लाइन है। ये है हमारा उत्तरी ध्रुव और इस तरफ होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो विषुवत वृत्त के पैरेलली यहाँ पर 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री और 90 डिग्री पर जाकर के हमारे पोल बन जाते हैं, ध्रुव बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से 20 डिग्री दक्षिण और इसी तरह चलते चलते जो है 90 डिग्री दक्षिण में हमारा पोल बन जाता है। तो यही चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में विषुवत वृत्त जो हमने बात की, विषुवत वृत्त सेंट्रल लाइन होती है। ये दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और विषुवत वृत्त के नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसके बाद बात आती है अक्षांश या समांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है जो अभी हमने ऊपर बनाया था, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं अभी डिटेल में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाया गया है 0 डिग्री विषुवत वृत्त, ये आपको दिखाया गया है 23.5 डिग्री मतलब कि कर्क रेखा। उसके बाद में यहाँ पर आपको 23.5 डिग्री दिखाया गया है, ये दिखाई गई है मकर रेखा। उसके बाद में आपको यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तर दिखाया गया है, ये आपकी उत्तर ध्रुव की रेखा दिखाई गई है। इसके बाद में नीचे यहाँ पर 66.5 डिग्री दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट अक्षांश हैं, लैटिट्यूड हैं, जिनके बेस पर हमने अर्थ का जो है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अब बात आती है देशांतर क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं देशांतर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अक्षांश पढ़े हैं। अक्षांश जो थे हमारे जो है यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट जो हैं ये वृत्त थे जो कि पृथ्वी पर समानांतर वृत्त कहलाते हैं। देशांतर के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा नॉर्थ पोल होता है इस तरफ हमारा साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। लेकिन अक्षांश के अंदर ऐसा नहीं था। अक्षांश के अंदर सभी जो है पैरेलल थे, लेकिन देशांतर के अंदर जो है सभी जो है पैरेलल नहीं है। एक पॉइंट पर जाकर के यहाँ पे जाकर के सभी जो है मिल जाते हैं। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी जाकर के मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है देशांतर और अक्षांश के अंदर। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है, देशांतर के अंदर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अक्षांश के अंदर वो वृत्त थे, इसी वजह से इनका जो आकार है, जो इनका जो साइज़ है वो विषुवत वृत्त से लेकर के ध्रुवों की तरफ जाते टाइम छोटा हो जाता था। लेकिन जो देशांतर हैं ये ध्रुवों पर आपस में मिल जाते हैं, तो पृथ्वी जो है हमारी बीच से गोल है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम जो है विषुवत वृत्त से लेकर के ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इन दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी और ध्रुवों पर इनकी दूरी बिल्कुल 0 हो जाती है। आप यहाँ इमेज के अंदर अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक देशांतर है, इस देशांतर का और एक देशांतर हमारा ये है। जब ये दोनों पॉइंट पर यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं तो ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ये जो बीच वाली दूरी है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये ऊपर वाले के मुकाबले। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो अक्षांश और देशांतर के बीच में जो मूल अंतर होता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यही होता है कि अक्षांश के अंदर जो है वृत्तों का आकार छोटा होता चला जाता है, लेकिन देशांतर के अंदर जो है देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चली जाती है जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं। इस बात का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। जिस तरह से हमने जो है अक्षांश को बनाने के लिए एक विषुवत वृत्त लिया था, सेंट्रल लाइन ली थी अर्थ के बीच से, ठीक उसी तरह से देशांतरों को बनाने के लिए भी हमने जो है एक 0 डिग्री की लाइन ली है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैप में आपको समझाया जाएगा। अब अगली बात आती है हमारी देशांतर और समय। देखिए फ्रेंड, देशांतर हम पढ़ चुके हैं, अभी हम समय के बारे में बात करेंगे कि देशांतर से हम समय कैसे निकालते हैं और सभी कंट्रीज़ का अलग अलग टाइम कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। सभी इस बात को जानते हैं, मतलब कि वह 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके सामने यही सब आएगा। अगर आप 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री और 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री घूमती है। इतनी बात आपको यहाँ पे पता चल जाती है। लेकिन अब बात आती है समय के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम किसको माने। तो जो है बहुत जो कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड ने जो डिसाइड किया है वो किया है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच के बीच से एक 0 डिग्री की रेखा खींची गई है
जो कि हमने याम्योत्तर को देखा था, प्रमुख याम्योत्तर, वही टाइम जोन के लिए खींची गई रेखा है। ये जो चीज़ है 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर, यही रेखा है जो वर्ल्ड के अंदर टाइम को डिसाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। इसको हमने 0 डिग्री माना है। इसके हम अगर पूर्व में जाते हैं तो टाइम जो है बढ़ जाता है, इसके हम जब पश्चिम में जाते हैं टाइम जो है वो घट जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए सूरज अगर यहाँ पर है और पृथ्वी जो है हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो पहले जो सूरज के सामने होगा सुबह पहले वहाँ होगी, लेकिन यहाँ पर रात रहेगी। तो इस तरह से जो ये हमारा ग्रीनविच का जो टाइम है, इस टाइम से पूर्व की तरफ जाने वाले जितने भी कंट्रीज़ होंगे, इस एरिया में जितने भी कंट्रीज़ होंगे, उसके अंदर समय आगे रहेगा, और जो इसके पश्चिम की तरफ होंगे उसमें समय पीछे रहेगा। इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? अभी जो मैप आपके सामने दिखाया जाएगा उसके अंदर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सामने मैप। इस मैप के अंदर आपको ये पूरा वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। ये हम इस तरह से मान सकते हैं कि हमने पृथ्वी को एक चपटी फॉर्म में हम इसको देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में इसको हम देख रहे हैं। अगर हम इस सिरे को और इस सिरे को पीछे की तरफ अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये पृथ्वी गोल बन जाती है। इसको और इसको अगर हम पीछे की तरफ मिला दें तो ये पृथ्वी गोल बन जाती है। और इसी के बीच से हमने ये जो देखा है, ये हमने 0 डिग्री देखा है यहाँ से, जो हमने देशांतर लिया था। अक्षांश जो होते हैं हमारे इस तरह से होते हैं और देशांतर हमारे इस तरह से होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीनिच है, इस ग्रीनिच को हमने स्टैंडर्ड टाइम माना है, इसको हमने 0 डिग्री माना है। इससे जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है समय बढ़ता चला जाएगा, और इससे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय जो है घटता चला जाएगा। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे और यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे। बात करते हैं अपने कंट्री इंडिया के बारे में। ये है हमारा इंडिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है भारत प्लस 5.5 घंटे। ये 5.5 घंटे हैं। अब ये 5.5 घंटे किस तरह से डिसाइड किए गए हैं, इसी चीज़ के लिए ये जो है प्रमुख याम्योत्तर लिया गया है यहाँ से ग्रीनिच के टाइम से। तो जैसे जैसे हम जो है इस 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर से दूर चलते जाएंगे, वैसे वैसे समय जो है बढ़ता चला जाएगा। लेकिन उसी का उल्टा हम पश्चिम दिशा के अंदर जाएंगे तो समय जो है जितना दूर जाएंगे उतना दूर होता जाएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि देशांतर पर आने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। समझिए इस बात को। अभी मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। आप यहाँ जूम करके देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है। जबकि यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे 4.5 है, यहाँ 8+ है, यहाँ 8+ है, यहाँ 9+ है। हम जैसे अक्षांशों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो टाइम बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक ही देशांतर पर जितनी भी कंट्रीज़ होंगी, जितने भी एरियाज़ होंगे, उन सभी का टाइम जोन सेम रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम मानक समय क्यों मानते हैं, मानक समय मानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, स्टैंडर्ड टाइम क्यों मानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज़्यादा टाइम जोन सिलेक्ट किए जाते हैं, उतने ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम माने जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो समय होता है वो दूरी के साथ साथ बदलता रहता है। चलिए हम इसको इंडिया के मैप के थ्रू समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है ये इंडिया का मैप, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम स्टैंडर्ड टाइम क्यों लेते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कोई टीवी प्रोग्राम है, वो गुजरात के अंदर आने वाला है, वो दोपहर के 12 बजे आएगा। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट देते हैं और हम बोलते हैं कि ये प्रोग्राम 12 बजे आने वाला है, तो इसके मुकाबले यहाँ पर टाइम पहले जा चुका होता है वो, जो कि बाद में यहाँ पर आता है। तो इसी टाइम के डिफरेंस को, इसी समय के अंतर को ख़त्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन रखा जाता है कि ताकि जिससे कि सभी जगह पर सेम समय रहे, सेम टाइम रहे और उससे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ट्रेन टाइम टेबल, टीवी प्रोग्राम्स के टाइम टेबल, न्यूज़ चैनल्स, बहुत कुछ बदल जाएगा अगर 2 या 3 टाइम जोन कंट्री के अंदर होते हैं। तो हमारे भारत का जो टाइम जोन है वो माना गया है 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व में इसका जो है टाइम जोन माना गया है। पूरे भारत देश का टाइम जोन यही है। जब भी कभी किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट या कोई प्रोग्राम आता है तो वो इसी मानक समय के अनुसार पूरे देश में दिखाया जाता है। इसी वजह से हमें जो है मानक समय की ज़रूरत पड़ती है। और इस बात का ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री के अंदर एक ही टाइम जोन हो, एक कंट्री के अंदर बहुत सारे टाइम जोन भी हो सकते हैं। टोटल हमने जो है पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, मतलब कि 24 भागों में बांटा गया है समय के अनुसार। जिस कंट्री का जितना बड़ा एरिया है उसी हिसाब से उसके अंदर टाइम जोन भी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर इस बुक में भी आपको दिया गया होगा।
देखिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.30 जो है पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जब 2 बजे से लेकर के 7:30 बजते हैं तो यहाँ पर 5.5 घंटे का सीधा सीधा अंतर हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम जो है टाइम जोन को किस तरह से डिसाइड करते हैं किसी कंट्री के टाइम को। एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, इसके कारण वहाँ पर एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। रूस जो कि सबसे बड़ा कंट्री है एरिया के मामले में, उसके अंदर 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन हैं, जबकि अपने इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही टाइम जोन है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार में ही सॉल्व हो जाएंगे। आप इन सभी के जो जवाब हैं, सभी के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।